हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और जितना भी हो सकता है एक ही लेक्चर में टॉपिकों को कवर करने की कोशिश होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को करना क्या है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है और जो भी पॉइंट्स तुम्हें नहीं आते उनको नोट करना है ना। नोट्स बनाओगे तो बाद में भी रिवीजन कर सकते हो, आसानी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, पहले हम वो समझेंगे, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन्हें केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब टू और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में मैं डेफिनेशन बोलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन ली है, इसमें क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड लिया है और ये है कैल्शियम ऑक्साइड या चूने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, चूना, लैंड का फॉर्मूला है। और ये लिया है नौसादर, या इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है, जल का अणु बना है और दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बने हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में जो इस तरफ होते हैं, ये जो एरो लगा है इसके इस तरफ होंगे, उन्हें अभिकारक बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक, या इंग्लिश में इसे बोला जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, और इधर जो भी बनेंगे वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, या फिर इनको प्रोडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये क्लियर हुआ इतना। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, मतलब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक एक या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और इधर ये भी दो या दो से अधिक बन सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। हमने अभी क्या समझा, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इनको ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन नोट कर लो बेटा, है ना, डेफिनेशन नोट करो। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं वो समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, कार्बन है ये हमारे पास और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो CO2 बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों इधर क्या है, रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक है, और इधर जो बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद से जो उत्पादों के प्रतीकों को अगर हम लिखते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इतना क्लियर है। केमिकल इक्वेशन क्या है कि हम अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों के द्वारा निरूपित करते हैं, तो जिससे एक समीकरण प्राप्त होता है, वही क्या है, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं, है ना। क्या देखना है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ठीक है, ये कैसे करना है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। किस तरह से बैलेंस करते हैं तो वो हम समझेंगे। केमिकल रिएक्शंस किस तरह से बैलेंस होती है, तो एक केमिकल रिएक्शन ये जो कि अनबैलेंस है,
जैसे हम N2 और H2 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये अनबैलेंस रिएक्शन है, एक सभी बच्चों को पता है कि इधर जो है वो अभिकारक है और इधर जो है वो क्या है, उत्पाद है। इतना क्लियर है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगी। इसे हमें बैलेंस करना है। देखो इधर वाला जो रिएक्टेंट वाला भाग है उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया है, ठीक है, LHS है, और इधर जो है वो राइट हैंड साइड है तो RHS है ना। इस तरह से दो भागों में ये डिवाइड कर दिया है, तुम्हें इस तरह से लिखना है। अब तुम्हें क्या देखना है कि यहाँ पर है हमारे पास परमाणु है, मतलब नाइट्रोजन है इधर, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। इधर भी सेम ही है। तुम्हें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, N2, मतलब 2 नाइट्रोजन के अणु हैं। हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, ये भी 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि नाइट्रोजन का कितना अणु है, 1 है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3 है। इस तरह से हमने लिख लिया है। क्या लिखा है, ठीक है, इसे हमने 2 कॉलम में डिवाइड किया है इस तरह से। नाइट्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। इधर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अब तुम्हें क्या करना है, जो ज्यादा संख्या में परमाणु है उसे पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ये देखो कि हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है पहले। और इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं, बराबर कर दिया। नाइट्रोजन को 2 किया तो किसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब N2 जो है उसमें तुम्हें क्या करना होगा, 2 कर लिया हमने, ठीक है। इधर अगर तुमने इधर 2 का गुणा किया है तो इधर नाइट्रोजन यही तो है, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया है, 6, और इधर हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में भी तो 2 का गुणा हुआ है। और इधर हाइड्रोजन केवल कितना है, केवल 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो इसलिए इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर जहां हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और भी अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, तो ये तो मैं सीखना ही है केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। इसे और इक्वेशन दिया है, इसको बैलेंस करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इधर अभिकारक है, इधर क्या है, उत्पाद है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं, अभिकारक, और राइट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं, RHS, क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो हमने इसे LHS और RHS में लिख दिया है। सबसे पहले क्या करना है, Fe, देखो यहाँ पर Fe कितना है, 1 है केवल। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो मैं इस तरह से लिखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है ना। ये इधर का हमने लिख लिया। अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर आयरन कितना है, Fe कितने हैं, 3 है, क्योंकि Fe3 लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें दोनों तरफ परमाणुओं को लिख लेना है। जैसे Fe हमने लिखा 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है। इसी तरह से Fe इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब तुम्हें क्या करना है, जो ज्यादा संख्या में जो परमाणु है उसे तुम्हें बैलेंस करना है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब ये ऑक्सीजन है किसके साथ, जल के साथ है ना, यहाँ पर है, इसी के साथ तो है। तो इसमें हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन 4 होंगे। तो इसलिए यहाँ हमने अगर 4 का मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीप्लाई यही तो होगा, है ना, यहाँ पर होगा। अगर हमने इस जल में 4 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे।
तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी तो यहाँ है, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा इधर 8, है ना। अब इस तरफ देखो हाइड्रोजन कितना है, केवल 2 है, तो तुम्हें यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8। अब इधर हाइड्रोजन केवल यहाँ है, तो यहाँ 4 लिख दो, है ना। क्लियर समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जल भी तो है ऑक्सीजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन भी तो है, तो इसलिए इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें बराबर करना था, तो 2 4 जा 8 होता है, इसलिए हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है, ये दोनों बराबर हो गए हैं ना, ये भी 4 है, ये भी 8 और ये भी है ना, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हमें आयरन देखना है, यहाँ पर Fe कितना है 3 है, और इधर Fe कितना है 1, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये भी बराबर है। कहने का मतलब है कि अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है ना। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है, तो इस तरह से हमें समीकरण को संतुलित करना है, ये हिट एंड ट्राई रूल है ना, इस तरह से बैलेंस करना है। अभी 2-4 एग्जांपल और भी करेंगे, और ये प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि समीकरण संतुलित करने के लिए आती है, 1-2 इक्वेशन आएगी, तो इसे आप लोग नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल दिया है, और इसमें है एल्युमिनियम प्लस एनसीएल रिएक्शन करता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक इक्वेशन है, इसको हमें संतुलित करना है, मतलब बैलेंस करना है। तो हमने LHS इधर लिखा है, इधर RHS, इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली एल्युमिनियम इधर कितना है 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है केवल 1, परमाणुओं का नंबर लेते हैं ना, ये याद रखना है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, ये भी 1 है। इधर देखो एल्युमिनियम कितना है, Al 1 है, और हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, और Cl इधर कितना है 3 है। अब हमें क्या करना है, जो ज्यादा नंबर में परमाणु है पहले उसको बैलेंस करना है। तो Cl यहाँ पर कितना है 3 है, और यहाँ Cl कितना है 1 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 3 Cl हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 इधर तुम्हें लगाना पड़ेगा, क्योंकि HCl भी साथ में है, HCl भी साथ में, तो यहाँ हम 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन भी 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है और 3 हो नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 6 यहाँ पर ये 2 ले सकते हो, है ना, ये हमने ले लिया है, यहाँ पर 2, तो क्लोरीन कितने हो गए हैं 6 हो जाएंगे क्लोरीन, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें कितने का कर दिया 2 का, है ना। क्लोरीन बराबर हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे, है ना, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे इधर, तो तुम्हें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन इस तरफ यहाँ है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 6 हो गई, ये भी बराबर है, क्लोरीन भी बराबर है इधर। अब एल्युमिनियम बचा, इधर एल्युमिनियम क्योंकि 2 हो गया है, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी बराबर हो गया। तो ये रिएक्शन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और भी कुछ एग्जांपल हैं, जो एक क्वेश्चन देती हूँ, इसे तुम्हें खुद बैलेंस करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा लिया है, हमारे पास है H2 और Br2, इससे HBr बन रहा है, वैसे इसे तो नॉर्मली भी बैलेंस कर दोगे, HBr है, इसे बैलेंस करके बताना है हाइड्रोजन में कितने का मल्टीप्लाई होगा या इधर कितने का होगा, ठीक है। ये वाला तुम्हें खुद करना है। और रिएक्शन लेते हैं, है ना, जो पहले पूछी गई है तुम्हारे पेपर में, वो रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास है H2S, है ना, दूसरा एग्जांपल H2S है, H2S और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, H2S और O2 रिएक्शन करेंगे तो H2O बन जाएगा, और सल्फर क्या हो जाता है SO2 बनेगा, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बन रहा है H2O और SO2। ये रिएक्शन अनबैलेंस है, इसे बैलेंस करना है।
तो वही हमें रूल फॉलो करना है। इधर हमने लिखा LHS मतलब राइट हैंड साइड, और इधर लिखा है RHS मतलब राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड LHS। हाइड्रोजन यहाँ पर देखने, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सल्फर यहाँ पर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है ना। तो ये लिख दिया हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2। इसी तरह से यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 हैं। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ये और 2 ये, 3 है ऑक्सीजन। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे ज्यादा इस नंबर में जो परमाणु है उसे बैलेंस करना है। तो यहाँ 3 है ऑक्सीजन, यहाँ केवल 2 है। तो इन्हें बराबर कैसे करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। अब हमें हाइड्रोजन को देख लेना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है ना। लेकिन यहाँ पर 2 ये है, और सल्फर यहाँ पर कितना है, 1 है। उधर भी सल्फर 1 है, लेकिन इधर अभी क्या बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 6 है इस तरफ, और यहाँ अभी इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 3 है। तो हमने जल के अणु कितने ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं। ठीक है, जल के अणु अगर हम 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमने 2 ले लिए हैं। तो इस तरह से ये भी कितने हो जाएंगे, 2। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4, मतलब 2 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये। तो ये समीकरण कैसा है, बैलेंस है ना। तो ये समीकरण बैलेंस है। इसमें क्या करना था, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। सल्फर यहाँ 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी सल्फर 2 हो गए। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इस तरह से हमें समीकरण को संतुलित करना है। अब हम बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से रिलेटेड तुम्हें 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो इनको देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। वियोजन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया होती है नंबर 3, तो जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन्हें बारी बारी से एक एक करके इन्हें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे नोट कर लो, बाकी मैं ये नोट कर देती हूँ। अब हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है वो समझो। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते, मतलब एक उत्पाद बनाएंगे। तो इस तरह की अभिक्रियाएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, मतलब संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखो, जैसे कार्बन है और इससे ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है CO2, है ना। तो इन दोनों ने आपस में, ये दोनों मतलब कार्बन ऑक्सीजन ने आपस में अभिक्रिया करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी पहचान है संयोजन अभिक्रियाओं की, यहाँ पर केवल सिंगल उत्पाद बनेगा, मतलब एकल उत्पाद बनेगा। तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे अमोनिया है NH3 और यहाँ पर है HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे NH4Cl। तो ये भी एक उत्पाद ही बन रहा है ना। कार्बन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और Cl2 का रिएक्शन करा देते हैं, तो CaOCl2 मतलब COCl2 बन जाता है। तो ये सभी कैसी रिएक्शन होंगी, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी, मतलब रासायनिक संयोजन अभिक्रिया इसे बोलेंगे। डेफिनेशन लिख सकते हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ
आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है इतना? केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में जो बच्चे लिख रहे हैं उन्हें क्या लिखना है? वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, है ना, एक ही प्रकार का उत्पाद बनाएंगे तो वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। इतना क्लियर है? कार्बन ऑक्सीजन ने CO2 बनाया, NH3 और इसने ये बनाया, तो इधर एक ही तरह के से एकल प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो ये तुम्हें याद कर लेना है। कुछ और एग्जांपल लेंगे तो इसको नोट करो पहले। कुछ और एग्जांपल जो तुम्हारी बुक में दिए गए हैं उनको लेती हूँ मैं। ठीक है, बताना है तुम्हें कि ये किस तरह की रिएक्शन होगी और इनके आंसर देने हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और Cl2, CO जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये Cl2 है, ये दोनों मिलकर COCl2 बना रहे हैं, मतलब कार्बन कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखना, ये दोनों ने आपस में मिलकर एक इधर बनाया, तो ये भी कैसी रिएक्शन है? संयोजन अभिक्रिया है ना, संयोजन अभिक्रिया होगी। अब इसमें तुम्हें नोट बना के लिख लेना है। नोट बना के क्या पॉइंट लिखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन से वाले? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तथा कार्बोनिल यौगिक, कौन से यौगिक? कार्बोनिल यौगिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी काम आएगा। कार्बोनिल यौगिक संयोजन अभिक्रिया देते हैं, संयोजन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड जिनमें हो या ट्रिपल बॉन्ड, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये हमेशा कौन सी रिएक्शन देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे एल्कीन कहते हैं। ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो देखो, एल्कीन है, इससे रिएक्शन किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाता है तो बनेगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि दो पहले से हैं, एक और जुड़ेगा तो 3 हो गया और डबल किस में बदल गया? सिंगल में। तो तुम्हें ये देखना है यहाँ भी एक ही तरह का प्रोडक्ट बना है, एक ही, तो ये भी कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये नोट कर लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वो सभी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जिन्हें रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं टाइप नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इससे पहले एक रिएक्शन मैंने दी है ये, और इसका तुम्हें बताना है कि ये किस तरह की रिएक्शन है ना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और H2 से संयोग होकर ये बन रहा है, तो ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है किस तरह की रिएक्शन है। अब हम आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या होती है वो समझते हैं। जैसे हमने एक यौगिक लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, वियोजन का मतलब ही है टूटना, है ना। वियोजन का क्या मतलब है? टूटना। तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की सहायता से जो अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है और वो इससे छोटे होंगे, है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ऊष्मा के प्रभाव में जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO या फिर ये चूने का फॉर्मूला है ना, ये क्या है? चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है।
है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना, इसमें ये टूट जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारक को क्या क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इसको गर्म किया जा रहा है ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से जो अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये डेफिनेशन लिख लो। अब यहाँ पर टेम्परेचर या हीट या फिर लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है रिएक्टेंट, है ना, टू और मोर प्रोडक्ट में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया, इसे नोट कर लो। अभी इसके और उदाहरण देखेंगे। इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर मतलब ये लगभग जो संयोजन अभिक्रिया है उसका विपरीत है। यहाँ पर एक अभिकारक है, ऊष्मा के प्रभाव में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। और इसके उदाहरण देते हैं, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो इसकी। एक और उदाहरण दिया है, जैसे हमारे पास है AgCl, है ना, AgCl है, प्रकाश की सहायता से, यहाँ पर क्या है, प्रकाश है, तो इसे फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं, मतलब प्रकाश अपघटन, वो ऊष्मीय अपघटन था। अभी कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के प्रभाव में टूटा था। AgCl है, प्रकाश की सहायता से ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा, सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रकाश की सहायता से, मतलब सूर्य का प्रकाश है, इसकी सहायता से ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया है, अपघटित हो गया है। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है KCl, है ना, क्या है, KCl है, और यहाँ पर है विद्युत की सहायता से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट की जाएगी तो ये K+ और Cl- में क्या होता है, अपघटित हो जाता है ना। अगर बैलेंस करेंगे तो ये Cl2 भी हो सकता है। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया। तो तुम्हें इसमें क्या समझ में आया, ऊष्मा के प्रभाव में, ये जो एग्जांपल तुम्हें बताए जा रहे हैं इनमें से ही पेपर में मिल जाएगा। विद्युत की सहायता से हो सकती है, जैसे कि ये हो रहा है KCl या NaCl, तो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ये प्रकाश की सहायता से Ag और Cl2 में डिवाइड हो रहा है। इससे पहले जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था उसको गर्म कर दिया, मतलब ऊष्मा के द्वारा CaO और CO2 में वो बदल रहा था। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, वियोजन अभिक्रिया के। अब हम आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो नंबर 3 टाइप है ये विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको अब हम आगे पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास है जिंक है, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, डेफिनेशन इसकी बाद में लिखेंगे। जिंक है और हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल है, मतलब ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इनको लिख लिया करो। तो क्या होगा कि जिंक ने यहाँ से इस H2 को हटा दिया है और इसकी जगह खुद आ जाता है, तो यहाँ बनेगा ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस है इसलिए ये ऊपर एरो जाता हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, क्रियाशील धातु अम्लों से, मतलब जो धातुएं हाइड्रोजन, जो रासायनिक श्रेणी है हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वो अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देती हैं और उनकी जगह खुद आ जाती हैं। अब जैसे हमारे पास एक और रिएक्शन है, Zn है और CuSO4 लिया है, ये नीला कलर होता है इसका। कौन सा कलर होता है, नीला।
लेकिन जैसे ही इसमें जिंक डाल दिया या चलो आयरन डाल देते हैं, Fe डाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट का नीले कलर का विलयन है, इसमें Fe डाला तो क्या हो जाएगा, FeCu को हटाएगा, आ जाएगा FeSO4 और Cu अलग हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या बताओगे कि अधिक क्रियाशील तत्व उसके लवण के दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग डेफिनेशन नोट कर लो, है ना, क्या लिखोगे, अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को उसके लवण के विलयन से हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। ठीक है, एक बार बेटा मुझे चेक करना पड़ेगा कि दिखाई दे भी रहा है या नहीं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा बेटा दब रहा है, इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो तुम लोग। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से हटा देता है। क्लियर है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। कुछ और मैं उदाहरण देती हूँ। अब एक रह गया है केवल, है ना, केवल एक रह गया है, उसे हमें देखना है। तो एक दो एग्जाम्पल लेती हूँ और वो तुम्हें बताने हैं कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ बन रहा है MgSO4 और Zn। बताना है कमेंट बॉक्स में ये रिएक्शन कौन सी होगी। दूसरी रिएक्शन दी है, ठीक है, ये रिएक्शन बतानी है कौन सी रिएक्शन। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन दी है ये बतानी है तुम्हें कौन सी रिएक्शन है, इनके नाम बताने। ठीक है, तो किस तरह से आंसर दे देना है। फर्स्ट का क्या नाम है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने। अगर जो भी नहीं भी समझ में आता है उसका भी आप बता सकते हो, पूछ सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब हम लास्ट वाला टॉपिक देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन नंबर 4 है ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। द्विविस्थापन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें विस्थापन हो रहा है। जैसे हमारे पास है BaCl2 है और है Na2CO3। ठीक है, ये है, तो इनमें से होगा क्या, देखो ये वाला जो आयन है Cl2, इस कार्बोनेट ने इसको हटा दिया है और इसने इसे हटा दिया है। तो बनेगा क्या, देखो BaCO3 बन गया और NaCl बन गया, क्योंकि Na 2 है Cl भी 2 है, तो यहां लगा दोगे। इस तरह की रिएक्शन है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास Na2SO4 है और यहाँ पर है MgCl2। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इसकी जगह पर तो ये आ जाएगा Cl2 और Na, तो क्या बना देंगे NaCl और MgSO4। तो इस तरह की जो भी अभिक्रियाएं तुम्हें मिलती हैं वो सभी कैसी हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, है ना, ये वाली अभिक्रिया। और इन्हें पहचानना बहुत आसान है कि यहाँ पर दो लवण होंगे, आपस में आयनों का अंतर परिवर्तन हो रहा है। इसमें देखना क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है
और इसकी जगह पर क्या आ रहा है, Cl ही तो आ रहा है, ये बन रहा है। ऐसा ही इसमें हुआ है, SO4 की जगह Cl आ रहा है और Cl की जगह क्या आ रहा है, SO4 आ रहा है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे अभी कुछ और टर्म है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, उनको देखेंगे। तो इसे नोट करो तब तक। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी किस तरह से होती हैं वो देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद ऊष्माशोषी को देखेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रिया के फल स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे ये मेथेन है और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल साथ में ऊष्मा निकलती है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। बाकी जो उदाहरण है इससे रिलेटेड तुम्हें पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। प्राकृतिक गैसों का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो नेचुरल गैस है उनका अगर उनको जलाएंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी वो सभी। बाकी श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम समझ लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसके अपोजिट है, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेना। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया होने के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। जैसे HgCl2 है ना, जैसे हमारे पास क्या है HgCl2, अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो हमारे पास Hg ये बन जाएगा और Cl अलग हो जाता है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। बाकी अगर CaCO3 है तो इसमें भी ऊष्मा देनी पड़ती है, तो हमारे पास CaO और CO2 बन जाता है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। बर्फ है, बर्फ का पिघलना, ठीक है, ये लिख सकते हो। बर्फ का पिघलना कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। तो ये तो मैं मालूम होना चाहिए। अब इसमें दो टॉपिक्स रह गए, उनको और कवर कर लेते हैं। तो इसे लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखें, फिर ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर है वो लगा लेना तुम्हारे पास जो भी बुक्स वगैरह हैं उनसे। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं करने के बाद अब हम कर रहे हैं ऑक्सीकरण या अपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन, और अपचयन में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं, तो अगर अलग अलग डेफिनेशन आती है तब भी आप लोग कर सकते हो। तो पहले हम ऑक्सीकरण देखेंगे, इसी को उपचयन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आफ्टर देन हम अपचयन देखेंगे जिसे रिडक्शन कहते हैं। तो इसे ध्यान से समझना है। डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो भी क्या है, ऑक्सीकरण। इसकी जैसे कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण है, बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है ना। अब ये जिंक है Zn, यहाँ पर 2 पॉजिटिव लगा हुआ है Zn पर, तो इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। एक पॉजिटिव आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, 2 पॉजिटिव आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखोगे ये SnCl2 है, यहाँ SnCl4 है।
यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, मतलब Cl अधातु है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। यहाँ 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, यहाँ 4 Cl है तो 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम अपचयन समझते हैं, तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो ये ऑक्सीजन निकल गया ना कॉपर से, देखो कॉपर ने ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये भी तो ऑक्सीकरण है। कॉपर का क्या हो रहा है, अब ये ये अपचयन है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। सोडियम को देखो प्लस लगा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Na में बदल गया, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन। Zn2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्योंकि अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो इसका भी क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन और उपचयन में तुम्हें अंतर समझ आ ही गया होगा। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। अब इसमें कुछ और 2 टर्म है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, तो वो भी समझ लो, छोटा सा ही टॉपिक है। ऑक्सीकारक, ये सभी बच्चों ध्यान से नोट कर लेना है ना। ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, ठीक है। एक टर्म है ऑक्सीकारक, जिन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और दूसरा है अपचायक, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है, जो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं वो ऑक्सीकारक हैं, जो अपचयन में सहायता करते हैं वो अपचायक हैं। अब कुछ उदाहरण है, जैसे हमारे पास 2I है और ये है Cl2, है ना, तो इससे बन रहा है 2Cl- और I2। तुम्हें ये समझना है जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ देखो I पर माइनस लगा हुआ था, 2 माइनस लगा हुआ था I पर 1। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, कहने का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तभी तो 0 हो गया इस पर चार्ज। यहाँ Cl 0 ऑक्सीकरण संख्या है, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ ये Cl- में बदल रहा है, तो इसी का क्या हो रहा है, अपचयन। और यही क्या है, ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक। समझ में आ रहा है, जिसका अपचयन हो रहा होता है वो ऑक्सीकारक होता है, समझ आ गया। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो होता है अपचायक, ठीक है। वो क्या होता है, अपचायक का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव ने 2I से रिएक्शन किया है, तो ये तो खुद बदल गया Fe3 पॉजिटिव में, और ये बदल गया I2 में, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अपचायक, है ना। तो ये इसमें अंतर है, डेफिनेशन नोट कर सकते हो। जो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं ऑक्सीकारक है, जो अपचयन में सहायता करते हैं वो क्या है, अपचायक। तो तुम्हें क्या समझना है, जिनका अपचयन हो रहा होता है खुद वो ऑक्सीकारक है, और जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। तो आई होप ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। कंप्लीट टॉपिक थे, इस एक ही लेक्चर में कवर किए, तो ये क्लास 10th में जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको चैनल के बारे में नहीं पता है उनके पास शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि तुम्हें सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।